जो अपने गुजारे के लिए की जाती है, तो नॉन गार्डिंग आप बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कमर्शियल फार्म, सॉरी कमर्शियल एनिमल रेयरिंग, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हमने मेजर किया था कि दोनों के अंदर क्या है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कल मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है। अगर सिंगल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो सिंगल का करेक्टरिस्टिक्स आपको लिख देने हैं 5 मार्क्स के अंदर, और कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन भी आप, तो बहुत सिंपल सिंपल सा है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कोई इश्यू तो नहीं है? चीजें सबको समझ में आ रही है ना? बोर्ड क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। अभी आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ये काफी लंबा पार्ट होने वाला है आपका, तो जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होगा। एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टुडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। इससे पहले आपने हंटिंग एंड गैदरिंग कर लिया था, जैसे आपको आपने जाना था कि हंटिंग एंड गैदरिंग, एनिमल रेयरिंग, दीज आर द ओल्डेस्ट एक्टिविटी। काफी पुरानी एक्टिविटीज होती हैं, जब ह्यूमन बीइंग ने अपना बर्थ हुआ था ह्यूमन बीइंग का, तब से ही वो इस तरह की एक्टिविटीज करता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले उसने हंटिंग का काम स्टार्ट किया अपना जीवन निर्वाह करने की। फिर धीरे धीरे करके उसने अपने जो फॉरेस्ट थे उनसे गैदरिंग का वर्क स्टार्ट किया, कंद मूल फल वगैरह जो मिलते थे उनको कलेक्ट करके वो अपना जीवन व्यतीत करता। धीरे धीरे करके उसको समझ आती चली गई, समझ आई तो फिर उसने जो बायोमी अपनी थी, जो उनका पारितंत्र था कह सकते हैं आप, जिसको बायोमी बोलते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स को सिलेक्ट किया, कुछ उसमें पेड़ पौधों को सिलेक्ट किया। और हमारे जो पूर्वज थे, देखो जितने भी हम लोग क्रॉप्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसमें, जितने भी क्रॉप्स हैं आज लगभग हम लोग 20 के आसपास क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइडली जो फसलों के रूप में उगाई जाती है वो 20 के आसपास क्रॉप्स हैं। और इनका सिलेक्शन देखो कब हुआ था, सिलेक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स वर डन इनटू द ओल्ड एंशिएंट टाइम, लगभग 12,000 साल पहले की बात है, जब ये इनका सिलेक्शन किया गया था और उसको हमने एग्रीकल्चर के रूप में ग्रो करना शुरू किया। आज भी ऑलमोस्ट हम लोग वही 20 तरह की फसलें हैं जिनको हम लोग ग्रो करते हैं एज अ क्रॉप के रूप में, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज आई, नॉलेज आने के साथ साथ बायोमी से अपने कुछ पेड़ पौधों को उसने सिलेक्ट किया। उनको सिलेक्ट करने के बाद उनकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक जो रिक्वायरमेंट है उनको समझा। उन रिक्वायरमेंट को समझने के बाद धीरे धीरे करके उसमें टेक्नोलॉजी लेके आए। पहले प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर करते थे, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। धीरे धीरे करके इन चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी लेकर आए। टेक्नोलॉजी लेकर आने से अब जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो बढ़ाया गया, और जो वर्ल्ड की जो डिमांड है क्रॉप्स को लेकर उसको पूरा किया गया। तो एग्रीकल्चर का भी हमारी जो ओल्डेस्ट एक्टिविटीज है उनमें से एक आती है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन यही आता है कि एग्रीकल्चर है क्या, व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्या होता है एग्रीकल्चर। अगर हम बहुत सिंपल से शब्दों में बोलेंगे तो एग्रीकल्चर का मतलब है आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। एक सिंपल से शब्दों में अगर हम बोलेंगे, आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ फसलों को उगाना ही नहीं माना जाता है, इसके साथ साथ हम उसमें जो एनिमल्स हैं, एनिमल रेयर करती हैं, या फिर आपका फिश ब्रीडिंग भी हम लोग कह सकते हैं आपका, जो एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। आर्ट कला है, साइंस इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल की जाती है। आर्ट है कि भाई किसी क्रॉप को समझना, एक तरह से आदमी की कला ही है, जिसने समझा इसको कि इसको कौन सी क्लाइमेटोलॉजी चाहिए, क्या क्या चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है। और साइंस उसमें जितने तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसकी क्या क्या चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी मात्रा में उसको टेम्परेचर चाहिए, कितनी मात्रा में उसको रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन की जरूरत है या फिर नहीं है। तो इस तरह से ये सारी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी उसको चाहिए होती है। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह की फसलों को उगाना, एंड रेयरिंग एनिमल, और पशुओं के पालन को एग्रीकल्चर कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई बताइए एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी में बेटा, मिट्टी को जोतने, कोड़ने, उसपे विभिन्न फसलें, फल फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। ये वही चीज हमारे पास जो मैंने ऊपर डेफिनेशन की,
आप सिंपल से याद रखिए, आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल इज नॉन एज द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो ओल्डेस्ट एक्टिविटी है वो स्टार्टेड की नियर अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। लगभग माना जाता है लगभग 12,000 वर्ष पहले इस एक्टिविटी को ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट किया था, और तब से आज तक ह्यूमन बीइंग उसको करता हुआ आ रहा है अपने जीवन निर्वाह। ठीक है, अब एग्रीकल्चर को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, वो हमारे पास फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए मैंने इसको दो फैक्टर्स में बांट दिया है। एक हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक जो होते हैं हमारे पास, और दूसरा हमारे पास सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक और आर्थिक, सॉरी सामाजिक और जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, आर्थिक जो कारक होते हैं उनमें हमने क्लासिफाई। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, किसी भी एरिया की क्लाइमेट, कोई भी हमारे पास क्रॉप ग्रो करती है उसको ये देखा जाता है कि उसको किस तरह की क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भी फसल किसी भी क्लाइमेट में ग्रो कर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेटा आपको पर्टिकुलर नहीं आ रही है, सभी को आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपका नेटवर्क का इशू होगा, जब भी आवाज आपकी कट रही होती है ना तो आपका नेटवर्क इशू होता है और कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाइमेट है, पर्टिकुलर जो हमारे पास क्रॉप होती है या पर्टिकुलर जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लाइमेट की जरूरत होती है। जैसे हमने क्लासिफाई किया था पिछली क्लास में, आपने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पहले भी। बेटा आपका इश्यू होगा, बाकी सबके पास आवाज जा रही है। अब अपना दोबारा कनेक्ट हो जाओ, अगर आवाज नहीं आ रही है तो बेटा दोबारा से कनेक्ट, एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, देखो क्लाइमेट में हमारे पास दो मेन चीजें हमारे पास। क्लाइमेट में पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइमेट के अंदर क्या आता है, कौन से जोन के अंदर कौन सी क्रॉप उगाई जाए। क्लाइमेटिक जोन्स आपने पढ़ी हुई हैं भाई, कौन सी ऐसी फसल है जो इक्वेटोरियल जोन में उगाई जा सकती है, कौन सी फसल ऐसी जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन में उगाते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर उगाते हैं, या फिर टेम्परेट जोन हमारे पास आ जाती है, या फिर हमारे पास नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास फ्रीज जोन हमारे पास आ जाती है। अलग अलग जोन है क्लाइमेट की, और इन क्लाइमेट में हमारे पास दो चीजें आती है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर क्रॉप, किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी फसल कितने टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो कर पाए, वो टेम्परेचर हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है टेम्परेचर के साथ साथ रेंज। किसी भी फसल को उगाने के लिए जब हम लोग अपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि आपकी जो कोई भी सीड है उसको जर्मेटाइज होने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर मॉइस्चर की जरूरत होती है, वो अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वो अवेलेबल हो पाएगा तभी वो हमारे पास एक प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। तो टेम्परेचर और रेनफॉल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर। किसी भी एग्रीकल्चर किसी भी क्रॉप के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड वन इज मृदा, मींस सॉइल। सॉइल, अब हर एक फसल के लिए न्यूट्रिशंस अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास जितनी भी आपकी सॉइल्स हैं उन सॉइल के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह के न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, मंजीत बेटा बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करो। कितनी बार बोलना पड़ेगा, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो। एक बार कहते हैं दोबारा से कनेक्ट करो, दोबारा से कनेक्ट करो। आप बार बार डिस्टर्ब ना करो बेटा, दोबारा से आप करो। मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी नहीं आ रही तो सिर्फ आपका इशू, बाकी सभी को आवाज आ रही है, बाकी सभी को आवाज आ रही है। मंजीत बेटा आप अपना डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, देखो अगर मेरी आवाज सबके पास नहीं जाएगी तब मेरी तरफ से नेटवर्क इशू होता है, आपका इशू है, आप अपना नेटवर्क प्रॉपर्ली मैनेज। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट है आपका सॉइल। सॉइल का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की रिक्वायरमेंट। जैसे आप सबने पढ़ा हुआ है कि कपास को अगर हमें ग्रो करना है तो कौन सी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, या फिर एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसी तरह से हर एक क्रॉप के लिए अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की, और सॉइल का फर्टाइल होना बहुत जरूरी होता है। तो फर्टाइल सॉइल जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए। एक हमारे पास बैरन है या फिर कहते हैं इनफर्टाइल सॉइल में हम लोग एग्रीकल्चर का वर्क नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास जो सॉइल होती है उसका फर्टाइल होना भी बहुत जरूरी है। और कौन सी
फसल के लिए कौन सी मिट्टी है ये भी हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग एग्रीकल्चर का वर्क अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलीफ फीचर्स, उचावच। धरातल आप समझे, सिंपल सी बात है कि इस एरिया के अंदर कैसा उचावच है, कैसा धरातल है, कैसा रिलीफ है, मतलब प्लेन है, प्लेटू है, या फिर आपके माउंटेन एरिया है, हिली रीजन है, या फिर आपका वैलीज पड़ते हैं। तो जिस तरह के हमारे पास रिलीफ मिलते हैं वो एल्टीट्यूड, आपने पिछली बार वेजिटेशन के चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जैसे सब लोग एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो जो प्लांट है उनकी वैरायटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। ये फसलों पे भी लागू होगा, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्टीट्यूड्स पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है। जैसे आप सबको पता है आपका कि जो स्लोपी जो एरिया होती है वहां पर हम लोग टी की प्लांटेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो स्लोपी एरिया होते हैं वहां पे हम लोग कॉफी वगैरह है, या फिर आपके जो हमारा इंडिया के अंदर साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ती है, इसमें बादाम पहाड़ियां पड़ती है, सॉरी इलायची की पहाड़ियां पड़ती हैं। तो इलायची की पहाड़ियों में वहाँ पे मोस्टली क्या किया जाता है आपका ग्रो, वहाँ पे आपकी जो स्पाइसेस हैं उनको ग्रो किया जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ उचावच कह सकते हैं आपका, या फिर लीफ कहते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट। अगला हमारे पास है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सामाजिक कारक, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर होगा वो किस तरह से ग्रो। फर्स्ट है ऑनरशिप ऑफ द लैंड। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले क्या हो गया, ऑनरशिप ऑफ द लैंड। जिस जमीन पर एग्रीकल्चर का वर्क किया जा रहा है उसका ऑनर कौन, हु इज द ऑनर, उस पे ऑनरशिप का राइट किसका है, क्या फसल उगाने वाला खुद ऑनर है, या फिर फसल उगाने वाला ऑनर नहीं है, कोई और ऑनर है। तो कितने इंटेंसिवली, कितने अच्छे से एग्रीकल्चर किया जाएगा ये डिपेंड करता है आपका ऑनरशिप का होना। अगर मालिकाना हक होगा किसी एक, मानो मेरे पास खेत है, अगर मेरा अधिकार है तो मैं उस खेत पे अच्छे से वर्क करूंगा, ठीक है, उसमें अच्छे से आपके खाद वगैरह जो है तो वो डाले जाएंगे। अगर किसी और के फील्ड पे मैं काम करता हूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। नॉर्मली लोगों की मेंटालिटी ये होती है। तो ऑनरशिप ऑफ द लैंड इज डिपेंड ऑन की हाउ एग्रीकल्चर इज डन इन ग्रेट मैनर, किस तरह से बहुत अच्छे से की जाती है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द फील्ड। अगला हमारे पास जो आज की हमारी एग्रीकल्चर है उसकी सबसे बड़ी समस्या जो बनती जा रही है वो ये साइज ऑफ द फील्ड, साइज ऑफ द प्लॉट कह सकते हैं आपका। धीरे धीरे करके राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी का राइट है, मतलब क्या हुआ कि जो खेत हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। आपका किसी के पास 4 खेत थे, वो फिर उनके बच्चों में डिवाइड हो गए, 2 हो गए, इस तरह से धीरे 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 करके क्या होता है आपका कि जो साइज ऑफ द लैंड है वो छोटा होता चला जाता है। अब प्लॉट का साइज अगर छोटा हो गया तो उस पर साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करना आसान नहीं होता है। छोटे प्लॉट होने की वजह से इस पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं। इसकी बजाय अगर साइज ऑफ द फील्ड लार्ज है, बड़े बड़े अब खेत अगर होंगे, बड़े बड़े फार्म्स अगर होंगे, तो वहां पे साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे बड़े वेस्टर्न कंट्री की अगर आप बात करते हैं, आपका यूएसए हमारे पास है, प्रोडक्शन अच्छा करता है गेहूं का सबसे ज्यादा, ब्राजील है हमारे पास, चाइना हमारे पास है। तो यहाँ पे साइज ऑफ द फील्ड्स बहुत बड़े बड़े, ऐसे ऑस्ट्रेलिया हमारे पास है जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य कृषि जो मैंने बताया था वो की जाती है। तो कारण क्या है, वहाँ पे साइज ऑफ द फील्ड बहुत बड़े हैं, और साइज ऑफ फील्ड्स बड़े होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर को बड़े इफेक्टिव तरीके से किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मशीनें वगैरह यूज कर सकते हैं। एक साइज ऑफ लैंड बहुत छोटा होगा तो वहाँ पे इतना ज्यादा वर्क कर ही नहीं पाएंगे, साइंटिफिक तरीके से कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट फैसिलिटीज, ऋण की सुविधा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लार्ज ट्रैक्ट है, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, नो डाउट, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो हमें लोन भी चाहिए होता है, ठीक है। अगर लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से और वो भी सस्ते दामों पर, इजीली अगर आप सस्ते दामों पर अगर आपको ऋण मिल जाता है, लोन मिल जाता है, तो बड़े आप आराम से क्या कर सकते हैं, आपका आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा होता है, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। उसके लिए आपको पता है इंडिया के अंदर क्या फैसिलिटी चली हुई है, केसीसी चला हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड, आपने सुना होगा नाम शायद इसका, केसीसी चला हुआ है। ग्रामीण बैंक आपके चले हुए हैं जो हेल्प करते हैं, किसमें, किसानों की मदद करते हैं, ताकि किसानों को सस्ते दामों पर लोन मिल जाए और अपना एग्रीकल्चर का जो वर्क है वो आराम से वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विपणन संबंधी सुविधाएं, यानी कि आपकी मार्केट से संबंधित फैसिलिटीज। अब देखिए हमने फसल तो ग्रो कर ली, फसल ग्रो करने के बाद हमारा पर्पज क्या है, पर्पज ये होगा कि हमारे पास जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग मार्केट में सेल करें, उनको कितने अच्छे से उनका ट्रेड किया जा सकता है, मार्केट फैसिलिटी कितनी अच्छे से अवेलेबल होती है, क्या हम अपनी फसल को बड़े आराम से बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी फसल को बेचने के लिए। अगर कहीं पर भी ऐसी असुविधा होती है, अगर किसान अपनी फसल ग्रो कर चुके हैं, ग्रो करने के बाद अगर उसको वो बेच नहीं पा रहे,
तो ऐसी फसल उगाने का कोई फायदा नहीं। तो ये फैसिलिटी का प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। आसपास मार्केट का होना भी जरूरी होता है, जो भी क्रॉप उगाई जा रही है उसकी डिमांड होना भी जरूरी है। देन इट इज पॉसिबल टू लोग बेटर काइंड ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं, आपका कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में। पहले तो हमें जो प्रकृति से नॉलेज मिलती थी उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर का काम करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था अपने लिए ही करते थे, प्रिमिटिव प्रोडक्शन होता था, तो हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में कॉम्पिटेटिव टाइम है, तो कॉम्पिटेटिव टाइम के अंदर अगर हम लोग एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं और उसके अंदर हमारे पास लेक ऑफ द नॉलेज अगर है जाती, मीन हमें उस फसल के बारे में नॉलेज नहीं, उसको हमने ग्रो कर दिया ना, हमें उसकी क्लाइमेट के बारे में पता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना खाद उसमें डालना है, कितना उसके अंदर पानी देना है, ठीक है, कितने समय में कौन कौन से फर्टिलाइजर हमें डालनी, कितना खाद डाला, तो ये सारी नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। अब किसान का सिर्फ एक किसान रहना ही आसान नहीं हो गया है, उसको अपनी नॉलेज को भी मेंटेन करना पड़ता है। समय समय पर जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है रिगार्डिंग टू द क्रॉपिंग सीजन के बारे में, क्रॉपिंग के बारे में, कैश क्रॉप्स के बारे में, या क्रॉप के बारे में जो भी उनको नॉलेज दी जाती है, तो उनकी ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। और किसी भी कंट्री के अंदर अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है काफी अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप सबको पता ही है, ये फैक्टर बताने वाला नहीं है। किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी चीज इफेक्टिव वर्क तभी करती है जब वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब हो गया हमें मार्केट से कोई सामान लेकर आना है अपनी क्रॉप्स के लिए, या फिर अपनी फसल तो तैयार होगी उसको मार्केट तक लेके जाना है, तो इन सब में हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो फैसिलिटी अगर अच्छे से मिल पाएगी तो एग्रीकल्चर अपने आप ग्रो करेगा। वेल लिंक्ड होने चाहिए जो रूरल एरिया, क्योंकि जो क्रॉपिंग है हमारे पास शहरों में तो किया नहीं जाता है, वो गाँव के अंदर किया जाता है। इसीलिए किसानों को बेनिफिट देने के लिए ये काफी स्कीम चली हुई है, शायद आपको पता हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये जो चली हुई है ये इसी वजह से चली हुई ताकि रूरल एरिया को सेंट्रल जो उनकी मार्केट है वहां तक जोड़ा जा सके और उनको बेनिफिट मिल सके ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि वो मार्केट से लिंक हो सके और अपने फसल को बड़े आराम से क्या कर सके, सेल कर सके। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। अगेन आज के जो हमारा एग्रीकल्चर है, यू कैन सिंपली से दैट इट इज नॉट ओनली एन एग्रीकल्चर, एक तरह से इंडस्ट्री की तरह वर्क कर रहा है। तो आजकल लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, पैसा जो लगा रहे हैं वो एक इंडस्ट्री की तरह वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे आपका टी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। टी की अगर आप क्रॉपिंग करते हैं तो ये किसी इंडस्ट्री से कम नहीं, क्योंकि टी जहां पर ग्रो की जाती है वहीं पर प्रोसेस भी की जाती है, वहीं पर पैक भी की जाती है, और फिर उसको बाकी एरिया के अंदर क्या किया जाता है, आपका एक्सपोर्ट किया जाता है जहां पर डिमांड होती है आपका। तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं रह गई है जिसमें पैसे का इंटेंसिवली आपका खर्चा आता है, पैसा लगता है। तो इसलिए जहां पर आपको कैपिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिल जाए, वही बात है जो आपकी गवर्नमेंट अगर हमें बड़े आराम से लोन वगैरह प्रोवाइड करवा दे, कैपिटल प्रोवाइड करवा दे, तो हम लोग बड़े आराम से उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चीप रेट पर, तो हमारा एग्रीकल्चर क्या करता है, अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट वन है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये भी हमारे पास रोल आता है आपका कि आप धीरे 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 करके टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। क्या हम आज भी पुराने तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे पुराने तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता होगा, लेकिन आज हमारा टाइम टोटली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। टाइम चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे पास अच्छे से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल हो पाती है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने एग्रीकल्चर में ग्रो कर सकें। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे आप कह सकते हैं आपका कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन जो हुआ है, ये इसी तरह के एग्जांपल है जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी अपनाई गई है और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया गया है। तो सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम क्या होती रहनी चाहिए, हमारे पास इम्प्लीमेंट होती रहनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर को अच्छे से ग्रो किया जा सके। तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर है जो हमारे पास एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। किसी भी एरिया के अंदर एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इनके साथ साथ फाइनली आप ले भी ले सकते हैं आपका कि गौर, हाँ बोलो बेटा, क्या चीज बताओ, दोबारा बोलो। हाँ वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम, नॉट नॉट एन इश्यू, क्योंकि आजकल देखो सभी तरह का कम्युनिकेशन जो हमारे पास होता है, देखो जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, हमने पढ़ा स्पेशल वेदर बुलेटिन जो होते हैं हमारे पास रिगार्डिंग टू द मौसम विज्ञान से संबंधित, मौसम से संबंधित जानकारी देना,
किसानों को समय समय पर उनको बीज से रिगार्डिंग या फसल में कौन सी बीमारी आने वाली है तो कौन से कीटनाशक का यूज करें, ऐसी जो नॉलेज होती है वो उनको कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन में आपको नो डाउट इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई इशू। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रिमिटिव, देन फिर हम लोग अगला आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बाद। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। पीछे की कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हो बेटा, कोई भी क्वेरी है बेटा पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। दोबारा बोलो बेटा, कौन से वाला? हाइट एंड सरफेस तो मैंने देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो अब हाइट की जगह आप उसको एल्टीट्यूड समझिए। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हमारे पास, सरफेस तो समझ में आ गया, धरातल कैसा है, ढलान है, प्लेन है, इस तरह का सरफेस हमारे पास मिल जाए तो वो डिपेंड करेगा। अगर प्लेन होगा तो वहां पे उस तरह का एग्रीकल्चर किया जाएगा, ढलान होगी तो वहां पे उस तरह का एग्रीकल्चर किया जाएगा। वहां पे जो फील्ड का साइज होगा वो भी आपका मैटर करता है कि अगर ढलान होगी तो वहां पे मैं छोटे छोटे खेत बनाकर एग्रीकल्चर का वर्क करना, तो वो मैटर करता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। और आपका एल्टीट्यूड में जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो आपने वेजिटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स स्टार्ट होते हो। हर एक थोड़ी थोड़ी हाइट पे जाने पर जैसे लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारे पास चेंज होता है, क्लाइमेट भी चेंज होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी चेंज होता है। जैसे जो प्लेस जितना हाइट पे जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास उसमें बदलाव आते हैं, और उन्हीं बदलावों की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर क्लाइमेट में बदलाव होगा, और वो बदलाव हमारा किस पे असर डालता है, हमारी एग्रीकल्चर पे असर डालता है। ठीक है, गॉट इट। ओके, और कोई क्वेरी है तो बोलो बेटा। डन। हाँ, कुछ कहना है उषा? अभी आप लोग ना सारे तो ज्वाइन कर नहीं रहे हो, सॉरी 26 में से आप सिर्फ 8 और 10 ही रहते हो मैक्सिमम क्लासेस, बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका आज के लिए काफी है। फिर आपका कल फिर से मिलते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके बेटा, यू कैन डिस्कनेक्ट नाउ, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ओके।